नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः के बारे में और सरकार की और राज्य और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की जानकारी प्राप्त की है। और ये दूसरा वीडियो व्यवस्थापक के कार्य और भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यवस्थापिका का निकाय कार्य सभी देशों में एक जैसे नहीं होते। वस्तुतः उनके कार्य और उसकी भूमिका इस तथ्य पर निर्भर करती है कि शासन की पद्धति कैसी है। हमें यहाँ लोकतांत्रिक देशों में विद्यमान व्यवस्थापिकाओं जिनके द्वारा जनता की संप्रभुता का प्रयोग किया जाता है कि सामान्य भूमिका का विवरण इस प्रकार दे सकते हैं। जो व्यवस्थापिका के जो कार्य और भूमिका है वो शासन की पद्धति पर निर्भर करती है। किस देश में कैसी शासन पद्धति थी, हमने जो पहला जो वीडियो था व्यवस्थापिका का, उसमें देखा कि शासन पद्धति जो निरंकुश शासन व्यवस्था है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है। तो शासन पद्धति के अनुरूप ही उनके कार्य और भूमिका निर्धारित रहती है। यहाँ पर जो आपकी व्यवस्थापिका की जो भूमिका दी जा रही है वह लोकतांत्रिक देशों में जो प्रचलित या विद्यमान व्यवस्थापिका है उनको ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका और कार्यों का की रूपरेखा दी गई है। पहला जो कार्य व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य कानून का निर्माण करना है। व्यवस्थापिका को कानून का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। व्यवस्थापिका जनमत का दर्पण कहलाती है। जनमत से चुने हुए प्रतिनिधि जनता की भावना और आकांक्षाओं और आशाओं के अनुरूप विधि निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक देश की व्यवस्थापिका देश में प्रचलित विधि निर्माण के अनुसार विधि या कानून का निर्माण करती है। सभी लोकतांत्रिक देशों में नए कानून बनाने के प्रारूप या कोई बिल कार्यपालिका द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं और संसद का ये एकाधिकार है कि वह उस बिल को स्वीकृति प्रदान करे या नहीं करे। व्यवस्थापिका का यह भी दायित्व होता है कि समाज की परिवर्तनशील अवस्थाओं के अनुरूप और नई सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल पुराने कानूनों में जो पुराने हो चुके हैं समय के रूप में उनको संशोधन किया जाए और उनके स्थान पर नए कानून बनाया जाए। तो कानून बनाने की जो भूमिका है वो व्यवस्थापिका द्वारा की जाती है। दूसरा जो इसकी भूमिका या कार्य के रूप में प्रशासन पर नियंत्रण। व्यवस्थापिका किस प्रकार से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। व्यवस्थापिका अध्यक्षात्मक एवं संसदात्मक दोनों ही प्रकार की शासन प्रणालियों में अलग अलग तरीके से देशों में व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण, व्यवस्थापिका में प्रश्न, पूरक प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि प्रस्तुत किया जाता है। नियंत्रण की इन विधि या तकनीकों के माध्यम से व्यवस्थापिका वस्तु से प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण करती है। यह सर्वविदित है कि कार्यपालिका का प्रत्येक मंत्री किसी न किसी मंत्रालय का प्रभारी होता है और व्यवस्थापिका का प्रत्येक सदस्य इस बात के लिए प्राधिकृत होता है कि संबंधित मंत्री से
उसके मंत्रालय की प्रशासनिक गतिविधियाँ, उपलब्धियाँ, सफलताओं और असफलताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इस तरह संसदीय देशों में विधायिका इन विभिन्न विधियों से कार्यपालिका और प्रशासन के कार्यकरण पर नियंत्रण करती है। तीसरी जो भूमिका या कार्य है व्यवस्थापिका का है विमर्शात्मक कार्य। सामान्य अर्थ में पार्लियामेंट का जो शब्द का अर्थ है उसका अर्थ विचार के लिए सभा। पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच भाषा का है, पार्लियामेंट से बना है और उसका अर्थ है विचार के लिए सभा। तो ऐसी सभा जो विचार के लिए की जाती हो, तो ये तीसरा जो प्रमुख जो कार्य है विचार के लिए कार्य करती है, विचार विमर्श करती है। व्यवस्थापिका को जनमत सम्मिलित अभिव्यक्ति होती है। इसे रूसो की सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व रूप भी माना जा सकता है। देश के संपूर्ण वयस्क नागरिकों के मत द्वारा चुनी हुई ये सभा विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा संबंधी तथा कल्याणकारी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श करती है। अतः विमर्शात्मक कार्य देश की सरकार के सर्वश्रेष्ठ कार्यकरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधायिकी कार्य माना जा सकता है। तो चौथा जिसकी भूमिका या कार्य राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण है। आधुनिक समय में सभी व्यवस्थापिकाएं अपने देश के वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। देश की सरकार व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना न तो देश के नागरिकों पर कर लगा सकती है, न राष्ट्रीय खजाने से कोई भी व्यय कर सकती है। भारत में भी संविधान के अनुच्छेद 265 और 266 में यह प्रावधान किया गया कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो सरकार नागरिकों पर कोई कर आरोपित कर सकती है और न ही राज्य की संचित निधि से कोई खर्च कर सकती है या व्यय कर सकती है। सभी देशों की व्यवस्थापिका देश के वार्षिक बजट को स्वीकृति प्रदान करती है। यदि भी ये वार्षिक बजट देश की कार्यपालिका द्वारा तैयार किया जाता है और व्यवस्थापिका की स्वीकृति के लिए उसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखने की अपनी इस भूमिका के अंतर्गत व्यवस्थापिका अपनी कुछ सरकारी खर्च पर बजट में मितव्ययता, अधिक कुशलता के लिए जल लेखा समिति देश की सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए प्रशासनिक व्यय की समीक्षा करती है। इसी प्रकार राजकीय उपक्रम समिति के विभिन्न राजकीय उपक्रमों के लेखाजोखों का समीक्षात्मक आकलन करती है। कहने का अर्थ है कि व्यवस्थापिका राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखती है। संसद के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है, न कोई कर एकत्रित किया जा सकता है। बजट पारित करती है, बजट में कटौती कर सकती है और संसदीय समितियां हैं, लोक लेखा समिति है, अनुमान समिति है और उपक्रम समिति है। इनके माध्यम से कार्यकुशलता, मितव्ययता और सरकारी डिपार्टमेंटों की समय समय पर जांच करके समीक्षा करके उनको दिशा निर्देश जारी करती है। ये कार्य वित्त का नियंत्रण का कार्य है। इस प्रकार व्यवस्थापिका राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखती है। पांचवा जो कार्य और भूमिका है न्यायिक कार्य है। अनेक प्रजातांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका कुछ न्यायिक संबंधी कार्य भी संपन्न करती है। जैसे ब्रिटेन में व्यवस्थापिका का उच्च सदन लॉर्ड सभा वर्ष 2005 तक उच्चतम अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता था। अमेरिका की सीनेट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों पर लगाए गए महाभियोग की जांच करती है।
इसी तरह फ्रांस की गणतांत्रिक परिषद और भारत की संसद को भी तो ये न्यायिक संबंधी कार्य भी करती है। छठा, जो संविधान में संशोधन का कार्य और संशोधन किस प्रकार से किए जाते हैं, किस प्रकार का कार्य करती है संशोधन में। प्राय सभी लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका को अपने देश में परिवर्तित संविधान की प्रचलित व्यवस्थाओं के कालातीत हो जाने की स्थिति में संविधान में संशोधन करने का अधिकार होता है। यद्यपि विभिन्न देशों में संविधान के संशोधन की यह प्रक्रिया अलग अलग होती है। इंग्लैंड में जहाँ संवैधानिक कानून साधारण कानून में कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ संसद स्वयं ही साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन करती है। अमेरिका में यह प्रक्रिया अधिक जटिल है तथा भारतवर्ष में संसद संविधान में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन कर सकती है। यद्यपि संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिनमें संशोधन किए जाने पर आधे से अधिक राज्य की विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार संविधान संशोधन की ये शक्ति अनंत देश की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में केंद्रित की गई है। कहने का अर्थ यह है कि संविधान संशोधन की जो विधियां हैं, एक लचीली है, एक कठोर है। लचीली इंग्लैंड में अपनाई गई है, जो सामान्यतः साधारण कानून द्वारा इस संविधान संशोधन कर दिया जाता है व्यवस्थापिका द्वारा। कठोर अध्यक्षीय शासन प्रणाली अमेरिका में है, जहां संविधान संशोधन के कठोर नियम अपनाए हुए हैं। भारत कुछ प्रावधानों को संशोधित कर सकती है। संसद 2/3 बहुमत के आधार पर कर सकती है। 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से या अनुमोदन के द्वारा संविधान संशोधन कर सकती है। तो संविधान संशोधन का जो कार्य है वो व्यवस्थापिका के माध्यम से ही किया जाता है। सातवां जो कार्य है, भूमिका है निर्वाचन कार्य, निर्वाचकीय कार्य। सभी देशों की व्यवस्थापिका कुछ निर्वाचकीय संबंधी कार्य भी संपन्न करती है। उदाहरणतः स्विट्जरलैंड की संघीय सभा मंत्री परिषद के सदस्यों, न्यायाधीशों तथा प्रधान सेनापति का चुनाव करती है। सोवियत संघ में व्यवस्थापिका मंत्री परिषद के सदस्यों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है। भारत में संसद एवं राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसी तरह भारत का उपराष्ट्रपति भी संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा अपने अध्यक्ष का और राज्यसभा अपने उपसभापति का निर्वाचन करती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका कुछ महत्वपूर्ण निर्वाचकीय कार्य निष्पादन करती है। 8वां कार्यपालिका और मतदाताओं के मध्य सेतु का कार्य है। यह बात पूर्व में अनेक बार अभिव्यक्त की जा चुकी है कि व्यवस्थापिका के सदस्य एक निश्चित अवधि के लिए जनता की तरह से अधिकृत होकर शासन की नीतियों के निर्धारण में अपना योगदान देते हैं। यह सर्वविदित है कि व्यवस्थापिका के ही बहुमत दल के कुछ संचालन करती है। चुनाव के पश्चात देश की जनता 5 वर्ष तक सरकार पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण कर पाने की स्थिति में नहीं होती। ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका के ही कार्यपालिका और मतदाताओं के बीच परस्पर सौहार्द और संबंध स्थापित करने हेतु संबंध सेतु का कार्य करती है। व्यवस्थापिका जन इच्छा को अभिव्यक्त करती है, इसलिए ये कार्य और अधिक तरह से संपन्न कर पाती है। 9वां जो कार्य है वह है अभाव अभियोगों की अभिव्यक्ति। व्यवस्थापिका वह मंच है जहां नागरिकों के अभाव अभियोगों की अभिव्यक्ति होती है। संसद के सदस्य जो कि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उनका यह कर्तव्य होता है कि जिस क्षेत्र से वे चुनकर आए हैं
उस क्षेत्र के नागरिकों के अभाव अभियोगों के दैनिक कार्य या कष्टों के, प्रशासनिक शिकायतों के, जनता के दुख दर्द को व्यवस्थापिका के प्रस्तुत करे। सभी सदस्य इन अभाव अभियोगों को प्रस्तुत कर कार्यपालिका में अपेक्षा करते हैं कि उनके द्वारा किए गए समस्याओं का जनहित में शीघ्र समाधान करेगी। जो अंतिम जो कार्य है वह जनमत का निर्माण और अभिव्यक्ति, व्यवस्थापिका किस प्रकार से जनमत का निर्माण करती है और उसकी अभिव्यक्ति करती है। व्यवस्थापिका न केवल लोकमत का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि यह लोकमत के निर्माण और अभिव्यक्ति में भी सहायक होती है। व्यवस्थापिका की बैठकों के दौरान जो विचार विमर्श, चर्चा और बहस होती है उसे समाचार पत्रों में व्यापक स्थान मिलता है। समाचार पत्रों में प्रकाशित इस विवरण के आधार पर किसी राष्ट्रीय और स्थानीय महत्व के विषय पर लोकमत का निर्माण होता है। सच तो राष्ट्रीय चेतना का नेतृत्व करते हैं, जिससे यह विशिष्ट दिशा में लोकमत बनता है और उसकी अभिव्यक्ति होती है। धन्यवाद।